हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी की सीटेट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सीटेट के एग्जाम के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हमारी सीरीज का सेकंड पार्ट होने वाला है। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एसएसटी के लिए पेडागोजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर, जो कि आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में ही आने वाली जो पेडागोजी होती है, जैसे कि पेपर फर्स्ट की पेडागोजी ईवीएस की और पेपर सेकंड की पेडागोजी एसएसटी की, दोनों के लिए ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पेडागोजी के वन लाइनर क्वेश्चन। तो वन लाइनर क्वेश्चनों में जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारतीय शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को कब स्वीकारा था। जो भारतीय शिक्षा आयोग था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसएसटी के लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे सामाजिक अध्ययन को कब स्वीकारा था, तो 1964 से 1966 में इसको मुदालिर आयोग के द्वारा भारतीय शिक्षा आयोग ने इस चीज को स्वीकारा था। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, इकाई योजना की ग्रामबस के अनुसार कितने सोपान हैं, यानी ग्रामबस के अनुसार में जो इकाई योजना है उसके मुख्य रूप से कितने सोपान माने जाते हैं, तो 4 सोपान माने जाते हैं। उसके बाद है, यदि आप कक्षा 6 को महाभारत का प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं तो आप किस विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। जैसे कि आप कक्षा 6 के जो स्टूडेंट हैं उन्हें आप महाभारत के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, यानी महाभारत नाम का चैप्टर पढ़ाना चाहते हैं, तो किस विधि का यूज करके आप बालकों को बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ा पाएंगे। तो इस विधि के लिए आपको कहानी विधि का यूज करना पड़ेगा। इसके द्वारा आप कक्षा 6 के विद्यार्थियों को जो महाभारत की कहानी है उसे बहुत अच्छे से समझा पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रस्तावना का मूल आधार होता है, यानी कि जो हमारी प्रस्तावना होती है उसका मूल आधार किसे माना जाता है, तो पूर्व ज्ञान को, यानी कि जो चीजें बालक ने पहले सीख रखी हैं उसे प्रस्तावना का मूल आधार माना जाता है। पूर्व ज्ञान यानी कि जो चीजें बालक पहले से जानता है। उसके बाद नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान की तकनीकी कौशल नहीं है, यानी कि ऐसी कौन सी चीज है जो सामाजिक विज्ञान की तकनीकी या फिर कौशल नहीं माना जाता है, तो जो सुदृढ़ीकरण होता है इसे सामाजिक विज्ञान की तकनीकी या फिर कौशल नहीं माना जाता है। उसके बाद है, टीचिंग ऑफ सोशल साइंस पर स्थिति पेपर पर जोर देता है, यानी कि जो टीचिंग ऑफ सोशल साइंस है ये पेपर की किस स्थिति पर जोर देता है, तो विभिन्न विचारों का सम्मान करना और विचारों और प्रथाओं की जांच करने पर सबसे ज्यादा जोर देता है। उसके बाद नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में कौन सा विषय शामिल नहीं है, यानी कि जो हमारी उच्च प्राथमिक स्तर होता है 6 to 8 होता है, उसमें जो हमारी सामाजिक विज्ञान है इसमें कौन सा विषय शामिल नहीं है, तो उसमें कौन सा विषय शामिल नहीं है, मनोविज्ञान शामिल नहीं है। उसमें कौन कौन से विषय शामिल है, जैसे कि जो हमारा इतिहास है ये हमारा विषय शामिल है। उसके बाद जैसे हमारा भूगोल है ये भी शामिल है, नागरिक शास्त्र शामिल है। उसके बाद आपकी जो विज्ञान है वो शामिल है, यानी इन सभी चीजों को मिलाकर ये सारी चीजें बनी हुई है, यानी जो हमारा सामाजिक अध्ययन है ये बना हुआ है। जैसे कि आपका पर्यावरण अध्ययन है, ये सारी चीजों को मिक्स किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, उपचारात्मक शिक्षण के लिए क्या किया जा सकता है। अगर किसी बालक का उपचारात्मक शिक्षण करना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है, तो कोई भी छात्र सामान्य कक्षा के कमरे में तरीकों का जवाब नहीं देता है, यानी कि कोई भी ऐसा छात्र है अगर उससे क्लास में कोई भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वो उनका प्रॉपर रूप से जवाब नहीं देता है, तो ऐसे बालक को उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। सामाजिक विज्ञान वर्ग में इंटरैक्टिव वातावरण को बढ़ावा देने कौन सा दृष्टिकोण सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा, यानी कि जो इंटरैक्टिव वातावरण होता है, आपस में कम्युनिकेशन करने वाला जो वातावरण होता है, अगर इसको बढ़ावा देना है तो बालक के लिए कौन सा मेथड सबसे ज्यादा उपयोगी रहेगा, तो वृत्त चित्र दिखा रहा है, यानी कि जो वृत्त चित्र होती है प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज को दिखाना है, किसी चीज को स्लाइड के द्वारा दिखाकर बच्चों को उसका नमूना पेश कर अगर हम उसे सिखा रहे हैं तो उस चीज का बालक के विकास पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। सामाजिक विज्ञान में नियमित शिक्षण के लिए चिंतनशील शिक्षण को प्राथमिकता दी जाती है। क्यों दी जाती है, यानी कि अगर किसी बालक को सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कराया जा रहा है तो उसे चिंतनशील, जो उसे किसी भी चीज के बारे में तर्क वितर्क करने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। तो क्यों दिया जाता है, तो इसका अर्थ होता है लचीलापन, विश्लेषण और सामाजिक जागरूकता, यानी इन सभी चीजों में इससे बालक में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, बालक को किसी भी चीज का विश्लेषण करना आ जाता है और सामाजिक जागरूकता बढ़ती है, इसलिए इन सारी चीजों का यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में किस तरह की भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि जो सामाजिक अध्ययन है उसमें किस प्रकार की लैंग्वेज का उपयोग करना मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है,
तो तटस्थ और संवेदनशील जो लैंग्वेज होती है इसका यूज करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सामाजिक अध्ययन अध्यापन का मुख्य उद्देश्य छात्रों में किस भावना का विकास करना है? तो बालकों में जो राष्ट्रीयता की भावना है, अगर इसका विकास करना है तो सामाजिक अध्ययन का जो अध्यापन है, शिक्षण कार्य है, इसे एक प्रकार से चलाया जाना चाहिए। शैक्षणिक मापन में कितने स्तर होते हैं? जो शैक्षणिक मापन होता है इसके मुख्य रूप से कितने स्तर माने गए हैं? तो 4 स्तर माने गए हैं, एक शाब्दिक, एक क्रमिक, एक अंतराल और एक अनुपात। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, मूल्यांकन के क्षेत्र में छात्र के व्यक्तित्व में कौन कौन से अंग आते हैं? यानी अगर किसी बालक का मूल्यांकन किया जा रहा है तो किन किन चीजों से, किन किन प्रक्रियाओं से उसे गुजरना पड़ता है? तो ज्ञान से, कुशलता से, रुचि से, योग्यता से और बुद्धि से, यानी इन सारी चीजों से मिलकर जब इन सारी चीजों का विश्लेषण किया जाएगा, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी, तो एक बालक का जो मूल्यांकन है वो बहुत अच्छे से किया जा सकता है। मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष क्या होता है? जो मूल्यांकन होता है उसका क्रियात्मक पक्ष क्या होता है? स्वाभाविकरण करना बालक के मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष माना जाता है। उसके बाद है, एक अच्छे परीक्षण का मुख्य गुण क्या होता है? यानी कि एक अच्छा परीक्षण है उसका मुख्य गुण किस चीज को माना जाता है? तो अच्छा परीक्षण संप्रयोजन और उद्देश्य पूर्ण होता है। कैसा होता है? संप्रयोजन होता है और एक उद्देश्य को स्थापित करने वाला होता है, उद्देश्य की पूर्ति करने वाला होता है। छात्रों के शैक्षणिक कौशल की जांच प्रतिमाह या तिथिवार करना क्या कहलाता है? जैसे किसी भी छात्र का अगर मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसे डेट वाइज डेट उसका मूल्यांकन कर रहे हैं या फिर किसी हफ्ते के बाद में मूल्यांकन कर रहे हैं, तो ऐसे मूल्यांकन को क्या कहा जाता है? इसे सतत मूल्यांकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सतत मूल्यांकन कहा जाता है। सतत मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? तो जो सतत मूल्यांकन है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, कभी न रुकने वाली प्रक्रिया होती है। निरंतर मूल्यांकन योजना किसे कहते हैं? तो सतत मूल्यांकन होता है, इसी को निरंतर मूल्यांकन योजना कहा जाता है। मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो कि बालक की शैक्षणिक योग्यता को प्रतिशत या अंकों में प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है? तो ऐसे पार्ट को क्या कहते हैं? शैक्षणिक मापन कहा जाता है। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन जो कि आपके एसएसटी और ईवीएस की पेडागोजी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी सब्जेक्ट की अगर पेडागोजी होती है वहां पर इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के ही स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आई होप आपको ये क्लास बहुत ज्यादा पसंद आएगी। क्लास में अगर किसी भी टाइप की कोई भी गलती लगती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा ताकि आपके लिए ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोस और लाई जा सके। आई होप कि आपको क्लास पसंद आएगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो आज की हमारी वन लाइनर की सीरीज में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।